Hello viewers, welcome back to our channel Medic Suggestion. This is Rupa Yadav. फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस की अपडेट मिल सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सर्वाइकल कैंसर के बारे में, जिसे गर्भाशय का कैंसर कहते हैं। गर्भाशय का कैंसर क्या है, ये सवाल हमारे मन में सबसे पहले आता है कि गर्भाशय का कैंसर ये होती क्या है। तो फ्रेंड, जब हमारे गर्भाशय के कैंसर के नॉर्मल अवस्था से सर्वाइकल के लेवल में हेल्दी टिश्यूज से एबनॉर्मल टिश्यू में बदल जाता है और कैंसर का रूप ले लेता है, तो इसे हम गर्भाशय में ट्यूमर का डेवलपमेंट होना कहते हैं, जिसे इंडोमेटेरियल कैंसर के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड, 55 ईयर्स से अधिक उम्र की महिलाओं को गर्भाशय कैंसर होने का सबसे अधिक खतरा बना रहता है और यह उन महिलाओं में आम है जिन्होंने पहले से कोई गर्भधारण नहीं हुआ है। यदि आप लंबे समय तक एस्ट्रोजन केवल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से गुजर चुके हैं तो समझ सकते हैं कि इंडोमेटेरियल कैंसर के खतरे में हैं। गर्भाशय के कैंसर के लक्षण योनि से असामान्य रक्तस्राव मीन्स ब्लीडिंग होना, पेल्विक पेन और यूरिनेशन और पेनफुल क्वेश्चन के साथ जुड़े हुए दर्द होता है। सर्वाइकल थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, क्लिनिकल ट्रायल हार्मोन थेरेपी और केमोथेरेपी, ये यहाँ तक कि इनमें से एक ऐसे संयोजन गर्भाशय कैंसर के उपचार हैं जिन्हें हमें डॉक्टर से मिलकर कंसल्ट करानी चाहिए। गर्भाशय का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर महिलाओं में होने वाली कैंसर में दूसरे स्थान पर आता है। यह न केवल रोका जा सकता है अपितु इसे बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता है और समय पर पकड़ा जाए तो इसका पूरी तरह से हम इलाज कराने की चांसेस रहती है। बच्चेदानी से गंदे पानी का रिसाव, माहवारी का अनियमित होना मीन्स मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटीज रहना, पेनफुल क्वेश्चन के टाइम में ब्लीडिंग आना, कमर और पैर में अधिक दर्द होना या फिर पेशाब में रुकावट, इसके प्रारंभिक लक्षण हैं। अधिक बच्चा होना, कई पुरुषों से यौन संबंध, गुप्तांगों की सफाई में कमी या एड्स इनके खतरे को बढ़ावा देते हैं। पर अच्छी बात यह है कि इसके बचाव के लिए कुछ वैक्सीनेशंस उपलब्ध हैं जो कि 9 वर्ष की उम्र से लेकर 45 वर्ष की महिलाओं को दी जानी चाहिए। नियमित पेप स्मेयर द्वारा इसको पहली स्टेज से ही पहले पकड़ा जा सकता है। पहले स्टेज में ऑपरेशन या रेडियोथेरेपी द्वारा इसका इलाज किया जा सकता है, यानी कि कैंसर दूसरे स्टेज से ऊपर है तो रेडियोथेरेपी के साथ केमोथेरेपी का प्रयोग हम इस तरह से ठीक की जा सकती है। एडवांस स्टेज की बात करें तो रोगी के लक्षणों को काबू किया जा सकता है और उम्र बढ़ा पाना पॉसिबल है। रेडियोथेरेपी में किरणों द्वारा बिना किसी दर्द के मिनटों में इनका इलाज किया जाता है, जैसे कि टेलीथेरेपी और ब्रेकीथेरेपी दोनों के ट्रीटमेंट से महिलाएं पूरी तरह से ठीक होकर अपने लाइफ को जीती है। आखिरी स्टेज में इम्यूनोथेरेपी से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इस बीमारी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैंसर के सिम्टम्स को टाइम रहते पहचानना चाहिए और फिजिकल रिलेशनशिप में हमें सतर्कता बरतनी चाहिए और हमारे गुप्तांगों की जो जेनिटेलिया ऑर्गन है उनकी सफाई विशेष ध्यान रखने की आवश्यक है और रेगुलर टेस्ट करवाएं, वैक्सीन्स लगवाएं
और कैंसर के लक्षण हो तो उन्हें अनदेखा ना करें। इन चीज़ों को मैं बाद में पूरी तरह से मैं इन्हें एलाबोरेट करके मैं आपको बताऊंगी। तो आइए हम पहले बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर। कितने प्रकार के होते हैं? एक गर्भाशय के मुख्य कैंसर मतलब सर्वाइकल कैंसर, ये भारत में बहुत ही कॉमन है। दूसरा गर्भाशय के अंदर के लाइनिंग के कैंसर से इंडोमेटेरियल कैंसर कहते हैं। तीसरा गर्भाशय के मांसपेशियां या मस्कुलर कैंसर, उसे लियोमायोसार्कोमा कहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कॉमन सर्वाइकल कैंसर होता है, यानी गर्भाशय के मुख्य कैंसर है। याद रखने वाली बात यह है कि गर्भाशय के कैंसर और अंडेदानी का कैंसर यानी कि ओवरीज के कैंसर, दोनों ये अलग अलग होते हैं दोस्तों। किन महिलाओं में गर्भाशय का खतरा ज़्यादा रहता है? हम इस पे बात करने से पहले हम इसे एलोबरेट करते हैं कि इंडोमेटेरियल कार्सिनोमा क्या होता है। तो फ्रेंड, गर्भाशय मीन्स इंडोमेटेरियल के अंदरूनी मीन्स अंदर के पार्ट के जो रहते हैं, उसे कैंसर की कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इंडोमेटेरियल कार्सिनोमा को आमतौर पर गर्भाशय कैंसर या कार्मा कहा जाता है। सेकंड जो थी गर्भाशय सार्कोमा, यह सहायक संयोजी टिश्यूज का गर्भाशय की मांसपेशियों की जो परत है, लेयर मायोमेटेरियम जिसे हम कहते हैं, वहाँ से ये स्टार्ट होती है। और गर्भाशय के कैंसर के 2 से 4% मामले इस प्रकार से आते हैं और अधिकांश मामलों में हम ट्रीटमेंट अलग अलग रखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि महिलाओं में गर्भाशय का खतरा ज़्यादा होता है किन महिलाओं में। जैसे कि हमारा पहला है कम उम्र में शादी हो जाना। दूसरा जो कम उम्र में बच्चे पैदा होना। तीसरा जो हमारा मुख्य पॉइंट है वो है मासिक या मेंसेस कम उम्र से शुरू होना। चौथा पॉइंट है या ज़्यादा बच्चे होना। पांचवा, एक से ज़्यादा लोगों से शारीरिक संबंध रखना। छठा जो है वो है आर्थिक स्थिति का कमज़ोर रहना। सातवां पॉइंट है HIV या दूसरी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का होना। आठवां स्मोकिंग। नौवां पॉइंट है गर्भ निरोधक गोलियों की कैंसर का खतरा पैदा करती है, मीन्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। और कभी कभी मासिक लेट आती है, मतलब लेट मेनोपॉज भी कैंसर का खतरा पैदा करती है। और एक कॉमन काउज है वो है HPV वायरस, मीन्स ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इससे गर्भाशय का खतरा बढ़ जाता है। और ये फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा खतरा HPV से रहता है। अब हम बात करेंगे कि गर्भाशय के कैंसर के वो कुछ कारण वो क्या क्या हैं। हालांकि उम्र को गर्भाशय के कैंसर के कारणों पे से जोड़ा जाता है, लेकिन गर्भाशय के कैंसर का कारण क्या है, इसके अस्पष्ट इंडिकेशन अननोन है। और जो कुछ नोन फैक्टर्स हैं, कारक हैं, वो गर्भाशय के कैंसर के से कारकों से जुड़े हैं। जैसे कि पहला फैक्टर है असंतुलित मीन्स अनबैलेंस एस्ट्रोजन लेवल का रहना। मीन्स मेनोपॉज के बाद शरीर में असंतुलित एस्ट्रोजन का स्तर कैंसर की कोशिकाओं को डिवाइड करने और गर्भाशय से
करने का कारण बनता है। दूसरा जो मेन फैक्टर है वो है मोटापा। इसमें अधिक वजन या मोटापा के कारण हमारे शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज करता है, और इस प्रकार गर्भाशय के कैंसर के विकास की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा जो फैक्टर है वो कोई गर्भावस्था नहीं है। मीन्स यदि आपने पहले कभी गर्भावस्था नहीं की है तो आप एस्ट्रोजन का लेवल कम होने का और प्रोजेस्टेरोन के हाई लेवल के कारण गर्भाशय के कैंसर के लक्षण की चपेट में आ सकता है। चौथा जो हमारा पॉइंट्स है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। महिलाओं में पीसीओएस की उपस्थिति से शरीर में हाई एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। पांचवा जो है वो है इंडोमेटेरियल हाइपरप्लेशिया। मीन्स यह एक डॉक्टर स्थिति में है जहाँ इंडोमेटेरियल का जो लेवल है वो गाढ़ा होता है और इस प्रकार एक गर्भाशय कैंसर की निदान की संभावना बढ़ जाती है। छठा जो हमारा पॉइंट है वो है टाइप 2 डायबिटीज़। मीन्स टाइप 2 डायबिटीज़ वाली महिला को गर्भाशय कैंसर होने का खतरा बना रहता है या फिर वो बढ़ जाता है, क्योंकि यह इंसुलिन के लेवल को बढ़ाता है जिससे शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे गर्भाशय के कैंसर का क्या निदान है या फिर हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो गर्भाशय के कैंसर के निदान के लिए उपयोग किए जाने वाले गर्भाशय कैंसर परीक्षण है वो है, पहला हम पेल्विक एग्जामिन करेंगे। इसमें आपके डॉक्टर्स योनि आपके जननांगों के बाहर का इंस्पेक्शन करेंगे और गर्भाशय और अंडाशय की जांच करने के लिए अपने एक उपकरण का उपयोग करेंगे। आपकी योनि को खोलने और किसी भी असामान्यताओं को देखने के लिए किया जा सकता है, जिसे आपके पैर को एक दूसरे के हाथ से दबाते, पेट को दबाते हुए योनि के 2 उंगलियां डालेंगे और स्पेकुलम नामक एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके वो आपके पैल्विक रीजन को खोलेंगे ताकि उसमें जो एबनॉर्मलिटीज़ पाई जाएगी या फिर उसमें जो देखा जाता है वो उन्हें ईजिली वे में देख सकें। दूसरा जो फैक्टर है वो है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। मीन्स आपके इंडोमेटेरियल स्तर की मोटाई और बनावट की जांच आपकी योनि में एक ट्रांसड्यूसर डालकर की जाती है जो गर्भाशय की विस्तृत इमेज को मतलब पूरी तरह से वो आइडेंटिफाई करने के लिए साउंड वेव का यूज़ करता है। इंडोमेटेरियल बायोप्सी जो हमारा थर्ड फैक्टर है वो है इंडोमेटेरियल बायोप्सी। मीन्स एक इंडोमेटेरियल बायोप्सी एक सर्जरी प्रोसीजर है जिसका यूज़ लैब में टेस्ट के लिए आपके गर्भाशय से टिश्यू के सैंपल को लेकर किया जाता है। इस सैंपल पर किए गए एक गर्भाशय कैंसर ट्रीटमेंट टेस्ट किसी भी असामान्यताओं को दिखाता है या प्रकट करता है। चौथा जो हमारा फैक्टर है वो है आइसोलेशन और क्यूरेटेज। मीन्स D&C। यदि कोई इंडोमेटेरियल बायोप्सी काम नहीं करता है तो आपको इस विशेष सर्जिकल प्रोसीजर से गुजरना पड़ सकता है और जिसे टिश्यू के सैंपल गर्भाशय के स्कोप किया जाता है और एक माइक्रोस्कोप का उपयोग करके विश्लेषण किया जाता है जो गर्भाशय के कैंसर का एक ट्रीटमेंट का पार्ट है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स गर्भाशय के कैंसर में क्या क्या खतरा हो सकता है। कैंसर के ये बहुत खतरनाक है कैंसर। वो आपके शरीर में फैलता जाता है
बहुत सारा खून जाता है, इन्फेक्शंस होता है, किडनी फेल हो जाती है, यूरेमिया होता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, पेशेंट की मौत भी हो सकती है। इस तरह में कैंसर बहुत ही खतरनाक होती है। नेक्स्ट स्टेप है कि गर्भाशय के कैंसर का इलाज के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो गर्भाशय के कैंसर का इलाज डिपेंड करता है कि गर्भाशय के कैंसर कौन से स्टेज से है। कैंसर के 4 स्टेज होते हैं, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड, स्टेज थर्ड और स्टेज 4। तो फ्रेंड, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकेंड में कैंसर के लिए सर्जरी की जाती है। सर्जरी मतलब यूट्रस निकाल दिया जाता है। इसके बाद रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी दी जाती है। लेकिन जैसे स्टेज बढ़ते जाते हैं, जान का खतरा बढ़ता जाता है। अगला जो हमारे मन में सवाल आता है फ्रेंड्स, वो है क्या हम गर्भाशय के कैंसर से बच सकते हैं? तो फ्रेंड, हाँ, हम गर्भाशय के कैंसर से बच सकते हैं। इसका अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए विभिन्न मीन्स वेरियस टेस्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि पेपस्मेयर टेस्ट, कोल्पोस्कोपी, एचपीवी वायरस टेस्टिंग, डिटेक्शन, वीआईए मतलब विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ सर्वाइकल विथ 5% एसिटिक एसिड, और लास्ट है VILI मीन्स विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ सर्वाइकल विथ लंगिश आयोडीन। ये दोनों टेस्ट डॉक्टर करेंगे। यदि इसमें से किसी भी टेस्ट का रिपोर्ट एबनॉर्मल आता है तो हमें बायोप्सी कराना अनिवार्य है। बायोप्सी एक छोटा प्रोसीड्योर है जिसमें गर्भाशय के मुख से एक छोटा टिश्यू लेकर जांच की जाती है। हमें कैंसर का पता चलता है। इन सभी टेस्ट में पेप्समेयर, HPV टेस्टिंग ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट है। मैं इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि पेप्समेयर टेस्ट ये हर 21 वर्ष के बाद हर 3 साल में करानी चाहिए। कब तक करानी चाहिए? जब तक कि उम्र 65 ईयर ना हो या तो औरत का यूटरस ना निकला हो। पेप इसमें कब करानी चाहिए? ये हमारे मन में रहता है। पेप स्मेयर कराने से पहले 2-3 दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करनी चाहिए। एमसी के मासिक पाली के 15 डेज बाद पेप स्मेयर टेस्ट करानी चाहिए। पेप स्मेयर 2 तरह के होते हैं। पहला एक वुडन स्पैचुला ये से या फिर ब्रश से वो कलेक्ट किया जाता है अंदर की टिश्यूज़ जिसे कलेक्ट की जाती है, और दूसरी आजकल न्यू टेक्नोलॉजी आई हुई है, वो है लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, यानी कि गर्भाशय के मुख के कुछ टिश्यूज़ ब्रश से लेकर वो लिक्विड से लेकर जांच करने के लिए भेजा जाता है। यदि पेप स्मेयर के साथ HPV टेस्टिंग भी करते हैं तब ये स्क्रीनिंग टेस्ट हर 3 साल के बदले 5 साल 5 साल में भी की जाती। यदि 3 बार की पेप स्मेयर टेस्ट एबनॉर्मल हो तो तब हमें बायोप्सी करानी चाहिए। गर्भाशय के कैंसर ना हो इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं फ्रेंड, जैसे कि शादी कम उम्र में नहीं करनी चाहिए। दूसरा, बच्चे भी कम उम्र में नहीं पैदा करना चाहिए। तीसरा जो है वो ज़्यादा बच्चे भी नहीं रखनी चाहिए। चौथा, एक से ज़्यादा लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखनी चाहिए। यदि एक से ज़्यादा लोगों के साथ हम फिजिकल रिलेशनशिप रखते हैं तो हमें
तब हमें प्रिवेंटिव इस्तेमाल करनी चाहिए। छठा जो है वो है स्मोक नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग। सातवां, जब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हैं, पिल्स यानी कि गर्भ निरोधन गोलियां निरोधक खा रहे हैं, तब हमें डॉक्टर्स के से मिलकर हर 6 महीने में जांच करानी चाहिए। आठवां जो पॉइंट है वो है एचआईवी या फिर बाकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचना चाहिए। और फ्रेंड, सबसे ज़रूरी, हर साल डॉक्टर से रूटीन चेकअप करवानी चाहिए। और हम लास्टली बात करेंगे गर्भाशय के कैंसर के बचने के लिए कोई वैक्सीनेशन या फिर कोई स्टेप्स प्रिवेंशन के लिए हम क्या रख सकते हैं। तो फ्रेंड, आज के तारीख में गर्भाशय के कैंसर से बचने के लिए 3 प्रकार के वैक्सीन्स अवेलेबल है। नैनोवैलिन यानी कि सर्वैक्सिक्स, दूसरा ल्यूट्रोवैलिन यानी कि गाढ़ाशील, और तीसरा लेटेक्स। तो फ्रेंड, नैनोवैलिन वैक्सीन, ये वैक्सीनेशन उम्र के 9 से 20 साल तक वैक्सीनेशन लेना चाहिए, लेकिन आजकल अप टू 45 ईयर तक की वैक्सीनेशन दी जाती है। इसकी जानकारी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर लीजिए। तो फ्रेंड, मैं आपको इस वीडियो में गर्भाशय के बारे में जानकारी दी हूँ। ऐसे अलग अलग टॉपिक्स में मैं वीडियो बनाती रहूँगी। अगर आप प्लीज़ हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।